नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास के साथ ही हम दिल्ली सल्तनत के समय की हुई रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं को आगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलने के लिए, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलने के लिए तुझे तेरा मुकाम तभी मिल पाएगा, तुझे तेरा मुकाम तभी मिल पाएगा। अकेला तू पहल करके तो देख, अकेला तू पहल करके तो देख, तुझे तेरा काफिला वही नजर आएगा, तुझे तेरा काफिला वही नजर आएगा। इसलिए दोस्तों, हमें जब प्रयास करने पड़ते हैं तो अकेले ही करने पड़ते हैं। उस समय हमारे साथ कोई नहीं रहता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी कोई नहीं है, कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि जो भी हमें अपनी हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमें बहुत सी चीज़ें हमें गूगल में सर्च करके मिल जाती हैं। तो बहुत अब टेक्निक आ गई हैं इन चीज़ों को देखने के लिए कि अगर हमें कोई गाइडेंस नहीं भी मिली तो हम फिर भी जो करना चाहते हैं हम उसी के बारे में और सर्च करें, गूगल में सर्च करें और बहुत सी टेक्निक हैं उनमें सर्च करें कि हम कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी और हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के हम रचनाएं पढ़ रहे थे। उन रचनाओं में हमने बहुत सी रचनाएं पढ़ी हुई थी, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब मैं उससे आगे आपको पढ़ाऊंगी। अमीर खुसरो के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली क्लास में। अब अमीर खुसरो की जो पहली पुस्तक है वो भी मैंने आपको बताई थी, किरान उस सादेन। क्या थी? किरान उस सादेन। एक पुस्तक और थी अमीर खुसरो की, आशिका, जिसमें दीवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा के बारे में वर्णन है। कौन सी पुस्तक में है? आशिका में। फिर एक पुस्तक और थी, नूहे सिपिहर। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया गया है। एक पुस्तक है तारीख़ अलाई, जिसे खजाइनुल फुतूह भी कहते हैं। तारीख़ अलाई, जिसे खजाइनुल फुतूह भी बोलते हैं, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान है। तो दोस्तों, मैं ये मुख्य आपके लिए इम्पोर्टेंट जो हैं रचनाएं वो लाई हूँ, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिनका हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, उसमें ऐसी टॉपिक आ जाते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। एक पुस्तक और है तुगलकनामा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है। यह अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ था। पहला जो पुस्तक है वो कौन सी थी? किरान उस सादेन। और अंतिम कौन सी थी? तुगलकनामा। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तारीख़ अलाई खजाइनुल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान हैं, नूहे सिपिहर और आशिका। ये सब अमीर खुसरो से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इन्हें आपको याद करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। कल हमने पढ़ा था अमीर खुसरो के बारे में, अब हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये भी इतिहासकार था, राजनीतिक विचारक भी था। इनकी ऐतिहासिक कृति तारीख़ फ़िरोज़शाही है। क्या कृति है? तारीख़ फ़िरोज़शाही। इनका जन्म बलबन के राज्यकाल में हुआ था, जब बलबन का राज्यकाल चल रहा था। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बलबन कौन है। ये भी एक गुलाम वंश का शासक है बलबन, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
और ये रहने वाले थे जियाउद्दीन बर्नी, कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर। बुलंदशहर में भी एक बरन नाम की जगह है, वहाँ ये रहने वाले थे वहाँ के। और निजामुद्दीन औलिया के भी ये भक्त थे, और इनके पिता का नाम मुइदु मुल्क। देखिए कितने टिपिकल नाम है, मुइदु मुल्क। और निजामुद्दीन औलिया के ये भक्त थे, कौन? जियाउद्दीन बर्नी। और अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र भी थे। तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे जियाउद्दीन बर्नी। और शुरू में जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत तारीफ़ करी और उन्हें दयालु भी कहा। लेकिन उनके कुछ कार्यों की वजह से, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कार्यों की वजह से उन्हें जियाउद्दीन बर्नी ने ही रक्त पिपासु कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या कार्य करे मोहम्मद बिन तुगलक ने कि पहले तो उसे दयालु कहा और बाद में रक्त पिपासु कहा। दोस्तों इन्होंने उस टाइम पे मंदी का काल चल रहा था, तो उस समय इन्होंने बहुत सी योजनाएं शुरू कर दी। जब उस समय मंदी का काल चल रहा था और इन्होंने इतनी सारी योजनाएं शुरू कर दी, तो उस समय धन की तो ज़रूरत होती है। जब योजनाएं शुरू करते हैं तो उसमें धन की ज़रूरत होती है, और उस समय है मंदी का काल भी चल रहा था, तो धन की ज़रूरत कहाँ थी? धन की ज़रूरत योजनाओं को शुरू करने में थी, या धन की ज़रूरत जो गरीब हैं जिनको उस समय पैसों की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, उनको पैसों की ज़रूरत थी? तो इन्होंने उस समय उन चीज़ों का ध्यान न देकर अपनी योजनाओं पर ध्यान दिया। इनकी योजनाएं कौन कौन सी थी? कराची अभियान था, दोआब में कर वृद्धि थी, राजधानी इन्होंने परिवर्तन की, सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चला दी, खुरासान अभियान कर दिया। तो 5 इनकी योजनाएं थी। कौन कौन सी? कराची अभियान, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन। तो दोस्तों इतनी सारी इन्होंने योजनाएं चला दी, और ये इतनी बड़ी योजनाएं हैं कि इनमें बहुत सारी संपत्ति की, बहुत सारी धन की ज़रूरत पड़ती है। और जब उस टाइम पे मंदी का दौर चल रहा था, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय जो चौकीदार होते थे, या कहेंगे सिपाही होते थे, और जो नौकर होते थे कहते थे, तो उन्हें अमीर का पद भी दिया हुआ था। उनसे अमीर का पद भी छीन लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इन्हीं कारणों की वजह से जियाउद्दीन बर्नी ने इन्हें रक्त पिपासु कहा। अब रक्त पिपासु तो कहा ही क्योंकि उस टाइम पे गरीबी हो रही थी, तो बहुत से लोग उस टाइम पे मर गए होंगे, तो एक तरह से रक्त पिपासु कहना ठीक है। और एल्फिंस्टन जो है, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की भी संज्ञा दी थी। क्या दी थी? पागल राजा। पागल राजा की भी संज्ञा दी थी एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को। तो जो बर्नी हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गए, तो उनके बारे में बर्नी ने कहा कि जनता को राजा से और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, तो उनकी जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत तारीफ़ करी, और उन्हीं के काल पे उन्होंने ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी लिखी उनके लिए, उनकी प्रशंसा में। ऐसा होता था कि जो भी राजा के टाइम पे जो भी होते थे, लेखक होते थे, और तो वो उनकी प्रशंसा पे लिखते थे रचनाएं। उनकी प्रशंसा पे इसलिए लिखते थे क्योंकि उनको भी धन की उस टाइम पे प्राप्ति होती थी, इसलिए फ़िरोज़ शाह तुगलक की तारीफ़ करी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, कल मैं आपको फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बता दूंगी। बर्नी की 2 रचनाएं हैं, एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही और एक फ़तवा जहांदारी। अब तारीख़ फ़िरोज़ शाही दोस्तों शुरू करी तो जियाउद्दीन बर्नी ने।
जियाउद्दीन बर्नी ने लिखनी शुरू की, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई और वह उस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए, तो शम्स सिराज अफीफ ने इस पुस्तक को समाप्त किया, मतलब पूरा लिखा और यह रचना पूरी की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। फिर आई फतवा जहांदारी। यह फतवा जहांदारी जो है, ये भी जियाउद्दीन बर्नी की है। इनके समय पे यही 2 रचनाएं लिखी गई थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उन्होंने हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह भी बनवाई। अब ये दरगाह कहाँ है? ये दिल्ली में है। और इनके निजामुद्दीन औलिया के गुरु फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। ये कल कुछ टॉपिक रह गए थे, मैंने आपको बताना भूल गई थी, छूट गए थे थोड़े, तो मैंने सोचा कि आज मैं इन्हें पूरा कर दूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उन्होंने हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनाई दिल्ली में, और इनके गुरु भी कहे जाते हैं निजामुद्दीन औलिया के फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। तो दोस्तों, इतनी सारे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए। कल मैंने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाया था और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए उस चीज़ से रिलेटेड। आज मैंने आपको जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताया है कि यह कब आए थे, किसके राज्यकाल में इनका जन्म हुआ था, किसके राज्यकाल में ये आए थे और कब तक ये रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आए थे और फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय तक ये रहे। फिर मैंने आपको बताया था इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ। वहाँ भी एक बरन नाम की जगह है, वहाँ हुआ था इनका जन्म, जियाउद्दीन बर्नी का। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा जहांदारी। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा बाद में और शुरू में दयालु कहा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, और ये इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। इसलिए मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आती हूँ। तो आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक लेकर आऊँ जो आपकी नॉलेज में और बढ़ोतरी करे। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।